जब एक टीम के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तब उनकी हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होता है, वो है पैसा। या तो वो बेटर लोग हायर कर लेते हैं, या तो वो बेटर चीज़ें खरीद लेते हैं, और या तो वो दोनों कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मोनोपोली खेल रहे हैं, अब आपके पास तो उन्होंने खाली 100 ही रुपये दिए और बाकी सबको 500-500 1000 रुपये दे दिए। क्या आप वो गेम कभी भी जीतने का सोच सकते हैं? नहीं ना। ऐसा ही होता है कुछ फॉर्मूला 1 के अंदर। एक फॉर्मूला 1 की टीम 3 तरीके से अपनी रेवेन्यू कमाती है। पहला, उनके ओनर्स या उनकी पेरेंट टीम से कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दूसरा, उनके स्पॉन्सर्स या उनके पार्टनर्स से। तीसरा, पिछले साल की जो कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप में विनिंग पोजीशन के हिसाब से उनको अमाउंट मिलता है उससे। अब इससे चालू होता है एक चक्रव्यूह। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप के अंदर लोअर ऑर्डर में फिनिश किया तो आपको स्पॉन्सर्स भी कम मिलेंगे और आपको विनिंग्स भी कम मिलेंगी। इन कंपैरिजन टू पीपल हु हैव फिनिश्ड अबव यू, यू विल हैव लेसर अर्निंग्स फ्रॉम स्पॉन्सरशिप्स एंड विनिंग्स। इसका मतलब ये है कि आप इस साल भी, करंट ईयर के अंदर भी डेवलपमेंट के अंदर कम ही पैसा लगा पाएंगे और आपकी कंपटीशन जिन्होंने ज़्यादा पैसे कमाए वो ज़्यादा लगा पाएंगे। हेंस वो कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप के अंदर आपसे बेटर फिनिश करेंगे और आप नीचे तो नीचे जाते रहेंगे। ये सेम चीज़ हुई विलियम्स के साथ में। 2014 और 2015 के अंदर विलियम्स ने 3rd फिनिश किया था। उसके बाद 2016 से आज तक विलियम्स बॉटम ऑफ द टेबल है। 2019 के अंदर विलियम्स फॉर्मूला 1 टीम का बजट था $150 मिलियन, पर उनकी इनकम थी सिर्फ $125 मिलियन। वहीं उनकी कंपटीशन फरारी के अंदर अगर हम देखें तो फरारी का बजट एंड इनकम थी $435 मिलियन। इस इनइक्वालिटी को हटाने के लिए फॉर्मूला 1 एक रेवोल्यूशन स्टेप लेके आया था जिसको कहते हैं बजट कैप। बजट कैप का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि आप मैक्सिमम कितने रुपए खर्च करते हैं अपनी गाड़ी के परफॉर्मेंस के ऊपर। फॉर्मूला 1 का बजट कैप फीफा में यूज होते फाइनेंशियल फेयर प्ले के काफी नजदीक है। हेंस आइए हम अपने दोस्त और फुटबॉल एक्सपर्ट ड्रॉगबा से इसके बारे में और जानते हैं। तो फाइनेंशियल फेयर प्ले को समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल फेयर प्ले को लागू क्यों किया गया। तो अगर आप सरफेस पे देखेंगे तो फाइनेंशियल फेयर प्ले एक टूल है जिससे ओवर स्पेंडिंग आप रोक सकते हैं। तो जैसे कोई क्लब है जिसके पास एक ऐसा ओनर आ गया जिसके पास बहुत ज्यादा डीप पॉकेट्स हैं और बहुत ज्यादा वो पैसा डाल सकता है क्लब में, तो उसकी ओवर स्पेंडिंग रोकने के लिए आप फाइनेंशियल फेयर प्ले लगा देते हैं जिससे कंपटीशन जो है वो अनफेयर ना हो। नहीं तो क्या होगा, जिसके पास पैसा हो वो सारे अच्छे अच्छे प्लेयर ले आएंगे, रेड कर लेंगे बाकी छोटे क्लब्स को। दूसरी चीज ये है कि 2008-9 सीजन की अगर हम बात करें, प्रीमियर लीग क्लब्स का कंबाइंड डेट था $3.1 बिलियन। तो क्या हो रहा था, क्लब्स पैसा डाले जा रहे थे, लेकिन जब रिटर्न्स उसके नहीं मिलते हैं तो एक विशियस साइकिल में आप फंस जाते हैं। इसका एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल है, पोर्ट्समथ नाम का एक क्लब है जिन्होंने 2010 में FA कप का फाइनल खेला, लेकिन उसके बाद 2 साल के भीतर ही वो 3rd डिवीजन में चले गए इंग्लिश फुटबॉल। तो इसलिए फाइनेंशियल फेयर प्ले को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि क्लब्स को खुद की ओवर स्पेंडिंग से बचाया जा सके और जो डेट उन पे आ जाएगा इवेंचुअली, क्योंकि गारंटी नहीं है। अगर आप पैसा डालते हैं तो सक्सेस गारंटी नहीं होती है। बहुत सारी चीजें होती है जो फुटबॉल में सक्सेस डिटरमाइन करती हैं। तो फाइनेंशियल फेयर प्ले ये कहता है कि 3 साल के अंतराल में, किसी भी 3 साल के पीरियड में आपकी अर्निंग्स देखी जाएंगी। तो जितना आपने अर्न किया है उसके कंपैरिजन में आप 5 मिलियन यूरो से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। ओवर अ पीरियड ऑफ 3 साल ये अमोर्टाइज्ड होता है। और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा इसमें, जो आपने अपने यूथ स्क्वाड के डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च किया है वो इसमें काउंट नहीं होगा। विमेंस फुटबॉल के लिए अगर आपने कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट की है वो काउंट नहीं होगी। आपने कोई नए स्टेडियम, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रेनिंग फैसिलिटीज वगैरह वगैरह बनाए हैं तो ये सब इसमें काउंट नहीं होता है। अब सजा क्या है, अगर आपने फाइनेंशियल फेयर प्ले के रूल्स ब्रीच कर लिए तो सबसे पहले तो आपको एक वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर तब भी आप नहीं मानते हैं तो फिर हैवी फाइन्स, और उसके बाद अगर फिर भी मतलब नेक्स्ट लेवल पे अगर चीज़ें जाती हैं तो पॉइंट्स डिडक्शन होते हैं। जो भी आप लीग खेल रहे हैं उसमें यूएफए आपको यूरोपियन कंपटीशन में एंट्री पे आपकी एक अंकुश लगा सकता है, और जो आप प्लेयर्स खरीद रहे हैं इतना सारा पैसा खर्च करके, उनके रजिस्ट्रेशन पे रोक लग सकती है, वो आप अपनी स्क्वाड का पार्ट नहीं बना सकते। फाइनेंशियल फेयर प्ले में भी लूप होल्स बहुत हैं और कई टीम्स ने तरीके निकाले हैं इससे बचने के लिए, लेकिन अब उसमें अपन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसमें बहुत सारी निटी-ग्रिटीज हैं। मैंने सिर्फ आपको एक सरफेस लेवल पे समझाने की कोशिश करी है कि क्या चीज़ होती है, क्योंकि अगर मैं डिटेल में चला गया तो ये F1 विद गीत नहीं, ये ड्रॉगबा का वीडियो हो जाएगा और मैं वीडियो हाईजैक नहीं करना चाहता। तो ओवर टू यू गीत। थैंक यू बाबा, आपकी फुटबॉल नॉलेज का कोई जवाब ही नहीं। लव यू। इसी तरह फॉर्मूला 1 के बजट कैप के अंदर भी खाली कार डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ही आते हैं, जैसे स्टाफ पे किया हुआ खर्चा, R&D का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो नहीं आता है वो है ट्रैवल एंड बोर्डिंग, फॉर्मूला 1 की एंट्री फीस एंड सुपर लाइसेंस फीस। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो, आपके एम्प्लॉयज़ को कोई बोनस देते हो तो वो, आपके जो टॉप 3 कंपनी के पर्सनल्स हैं जैसे टीम का प्रिंसिपल है या चीफ टेक्निकल ऑफिसर है एटसेट्रा, उन 3 टॉप लोगों की सैलरी और ड्राइवर्स की सैलरी नहीं आती है।
प्लस अगर आप एक कस्टमर टीम है तो जो इंजन आप इंजन मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे उसका पैसा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पर उस इंजन की कॉस्ट को कैप करा गया $15 मिलियन से। अब जब इस बजट कैप को प्रपोज किया गया था तब इसकी कैप $175 मिलियन थी, बट कोविड के कारण इसको $145 मिलियन पे ला दिया गया फॉर द ईयर 2021। Hence, I think this step will propel the sport in a very right direction because people will start winning on the basis of their talent, strategy and ingenuity, not on the basis of the amount of money that they can invest in the team. 2021 के अंदर जहां बजट कैप $145 मिलियन पे सेट थी, वहीं 2022 के अंदर इसको घटा के $140 मिलियन पे कर दिया गया और अगले साल और घटेगा, $135 मिलियन हो जाएगा और फिर ये कांस्टेंट रहेगा फॉर द इयर्स टू कम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि इसको फोर्स कौन करेगा और टीमों का ख्याल कौन रखेगा कि उन्होंने जितना बोला है उतना ही खर्च किया है। ये होगा इंडिविजुअल फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स के थ्रू। हर टीम को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी अगले साल मार्च तक, जिस रिपोर्ट के अंदर लिखा होगा कि उन्होंने $145 मिलियन कहाँ खर्च करे, प्लस FIA जज करेगा अकाउंटेंट्स के थ्रू कि क्या वो सेटिस्फाइड है इस रिपोर्ट से या नहीं। इसका ब्रीच 3 तरीके से हो सकता है। पहला, प्रोसीजरल ब्रीच। प्रोसीजरल ब्रीच का मतलब ये होता है कि भाई किसी ने अगर मार्च की जगह अप्रैल या मई में रिपोर्ट सबमिट कर दी तो उसको एक फाइन दे के छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, माइनर ब्रीच, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी ने 0 से 5% तक का एक्स्ट्रा खर्चा करा है आउट ऑफ दोस $145 मिलियन, अब इसकी पेनल्टी क्या होगी, विच इज सजेस्टेड बट नॉट लिमिटेड टू डिडक्शन ऑफ ड्राइवर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप पॉइंट। दूसरा, सस्पेंशन फ्रॉम वन और मोर स्टेजेस ऑफ द कॉम्पिटिशन। तीसरा, लिमिटेशन ऑन द एबिलिटी टू कंडक्ट एरोडायनेमिक एंड अदर टेस्टिंग एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट कैप फॉर द कमिंग फ्यूचर सीजन्स। तीसरा, मेजर ब्रीच विच इज ओवरस्पेंड मोर देन 5% ऑफ व्हाट वाज अलाउड। मतलब किसी ने अगर 145 प्लस 5% से ऊपर, मतलब 6 या 7 या 10% तक ही खर्चा कर दिया तो क्या होगा। Again, deduction of drivers and constructors championship points, suspension from one or more stages of the competition, suspension from an entire competition altogether, exclusion from the championship itself और reduction of the cost cap। इसका मतलब ये है कि मार्च की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद FIA को कोई ऐसी टीम मिली जिसने अपने बजट कैप को 106 या 107 etc% खर्च करा है, तो उसको पिछली चैंपियनशिप से तो हटा ही दिया जाएगा, करंट चैंपियनशिप भी सस्पेंड कर सकते हैं। वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, इंटायरली FIA के हाथ में, केस टू केस बेसिस पे वो देखेंगे कि क्या हो सकता है उस टीम का। अब आखिर में इसके बारे में बात करते हैं कि ये सारी बातें अभी क्यों हो रही हैं। देखो, बात यह है कि टोटो वुल्फ ने ये बोला कि भैया ये ओपन सीक्रेट है कि ग्रिड पे 2021 के अंदर कोई एक ऐसी टीम थी जिसने ओवर स्पेंडिंग करी है, क्योंकि जब उनकी मैक्स वर्स्टैपेन और लुइस हैमिल्टन की फाइट हो रही थी पिछले सीजन के अंदर, तब बताया जा रहा था कि ऑब्वियसली रेड बुल ने डेवलपमेंट किसी भी हालत में छोड़ा नहीं था, क्योंकि उनको मैक्स को विनर बनाना ही था। उनको एक ड्राइवर चैंपियनशिप चाहिए थी, कंस्ट्रक्टर तो उनके हाथ से निकल गई थी, बट उन्होंने लास्ट पॉइंट तक डेवलपमेंट किया ताकि वो मैक्स को ड्राइवर चैंपियनशिप दिला पाए। और इस साल भी उन्होंने इतनी शानदार गाड़ी प्रोड्यूस करी कि उन्होंने सभी को पिछाड़ दिया। पूरे डेवलपमेंट साइकिल के अंदर पूरे ईयर अराउंड अभी 17 रेसेस हो चुकी हैं और उन्होंने एक शानदार गाड़ी बना के लेके आए हैं। तो अब मेरे ख्याल में ना सबको मिर्ची लग रही है। उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई रेड बुल ने ऐसा क्या करा कि पिछले साल भी जीत के इतनी अच्छी गाड़ी बनाई, डेवलपमेंट रोका नहीं, और प्लस इस साल का डेवलपमेंट भी साथ साथ चलाते हैं, क्योंकि हर टीम एक जंबल हो गई ना, पूरी ग्रिड जंबल हो गई। मर्सिडीज भी नीचे आ गई, फरारी भी इधर उधर हो गई, बाकी टीमें भी जंबल हो गई हैं नए रेगुलेशंस के हिसाब से। हेंस उनको लग रहा है कि रेड बुल ने कुछ ना कुछ गलत तो पक्का ही करा है। तो वो क्या कर रहे हैं, रेड बुल को, FIA को शिकायत कर रहे हैं कि रेड बुल वालों ने एक्स्ट्रा खर्चा करा है, इनकी रिपोर्ट लो और उनको ध्यान से देखो। Now FIA has asked further clarification from all the team on the grid, and we will get to know that which team has complied to all the regulations of FIA as suggested under the budget cap. अब पॉइंट ऑफ व्यू एक ये भी है कि अगर रेड बुल ने पिछले साल कोई परफॉर्मेंस एडवांटेज के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करा है तो वो इस साल तक नहीं रुकता है, वो 2023, 24 और 25 तक जाएगा, क्योंकि अगले रेगुलेशन चीज 2026 के अंदर होने वाले हैं। हेंस फरारी मर्सिडीज को लगता है कि अगर उन्होंने कोई गलती करी है, अगर उन्होंने जानबूझ के ज़्यादा खर्चा किया है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए, तो वो बाहर लेके आए, क्योंकि उनका जो एडवांटेज, रेड बुल का एडवांटेज होने वाला है, वो लॉन्ग टर्म होने वाला है। देखो, मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि इस स्पोर्ट को बेटर बनाने के लिए फाइनेंशियल बजट कैप से बेटर इक्विपमेंट नहीं है। ये क्या है, इस पूरी ग्रेड को लेवल लगाने के लिए ये बजट कैप बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, आप ज़्यादा पैसे कमाते हो तो कहीं और इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपको ज़्यादा खर्चा करना है तो अगेन कहीं और इन्वेस्टमेंट करो। फॉर्मूला 1 के अंदर ही करने की क्या ज़रूरत है। इस स्पोर्ट को हमको बिलवेड रखना है, इस स्पोर्ट को हमको फेयर रखना है और इस स्पोर्ट के अंदर हमको क्लोजर रेसिंग देखनी है। हम चाहते हैं कि एल्बोन आके जीते, हम चाहते हैं कि हास कभी ना कभी जीते। अगर वो कभी जीतेंगे नहीं तो फिर ये स्पोर्ट तो खाली 3 ही लोगों के बीच में घूमता रह जाएगा, तो जो स्पोर्ट के लिए बहुत खराब है। Hence, I request FIA to be fair and punish the people if they have broken the rule, irrespective whoever they are. I hope I was able to explain you the much complicated concept of financial budget cap in Formula 1. I'm sure आपने ड्रॉग बाबा को हर जगह सब्सक्राइब कर रखा है, बट बाय द वे नहीं कर रखा हो तो उनके सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, प्लीज़ उनको फॉलो कर लीजिए। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड until the next video, please take care of yourself.